एग्जाम पहले भी दिए थे लेकिन सफलता नहीं मिली थी। केवीएस दिया है, मैथ्स दिया है, राजस्थान थर्ड ग्रेड वाला भी दिया 2022 अच्छा। पूरा इसी फील्ड को मेरे समर्पित कर दिया। अब लगना है तो लाइब्रेरी साइंस में, तो फैमिली कंडीशन के हिसाब से नहीं कर पा रहा था। अच्छा, आप आरएस की तैयारी कर रहे थे? के 3 बार नोट्स बनाए हैं, जितनी बार अपडेट करा उनको फाड़ कर वापस लिख कर पता लग गया था कि क्वालिफाई करना कितना मुश्किल है। जीके वाला क्वालिफाई नहीं हुआ था। अच्छा, 2022 वाले में तब लोगों को पता चला कि यार सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन भी एक सेकंड ग्रेड टीचर के बराबर पोस्ट होती है। रिटन एग्जाम में 2 नंबर की वजह से आप इंटरव्यू नहीं दे पाए थे। टाइम भी जो था पेपर लीक हो गया था। लेकिन मैं क्या, जो होता अच्छा होता है, तो उसको एक सकारात्मक वे में आपने लिया। क्योंकि जो विद्यार्थी सामान्य परिवार से रहता है, कीर्तिपाल ने एक लक्ष्य को चुना था। लगभग 19 से तैयारी करे, 2019 से। अच्छा। तो लंका पार पड़ गई। आज डायरेक्ट आरपीएससी सेकंड ग्रेड में इनका सिलेक्शन हुआ है। पाव नहीं उछलते, हवा में चलता है। वो पहली बार फील किया था मैंने कि कैसे हवा में चलते हैं। कौन सी रैंक आई थी आपके? मेरे 203 बदौलत यहाँ पे बहुत मामा जी का बहुत सपोर्ट रहा है। मैं एहसानमंद रहूंगा। अगर ये पॉडकास्ट आपके मामा जी देख रहे हैं, मेरी तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि दुनिया की सबसे आरामदायक नौकरी जो होती है वो होती है लाइब्रेरियन। अगर आप गूगल सर्च कर सकते हो तो गूगल सर्च करके भी आप पता लग जाएगा कि दुनिया की सबसे आरामदायक जॉब जो है लाइब्रेरियन की होती है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जो वर्तमान में CLS, DLS और BLS कोर्स कर रहे हैं और ये सपना देख रहे हैं कि हमें भी लाइब्रेरियन बनना है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसे स्टूडेंट से आपका इंट्रोडक्शन करवाने जा रहे हैं जिन्होंने थोड़ी सी मेहनत करके सेकंड ग्रेड आरपीएससी में सिलेक्शन प्राप्त किया है। तो मैं ये चाहता हूं कि स्टूडेंट्स आपको पता चले कि वास्तव में लाइब्रेरियन बनने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, कैसे नोट्स बनाते हैं, किस तरीके की तैयारी करते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं हमारे पॉडकास्ट में जो एक विद्यार्थी जो सिरोही जिले से है और हमारे मार्गदर्शन में पढ़कर उन्होंने सफलता प्राप्त की है। उसका नाम है कीर्तिपाल सिंह। कैसे हो कीर्तिपाल सिंह? बढ़िया। और सबसे पहले तो मैं आपसे पहला सवाल यही पूछना चाहता हूँ कि जब आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड में सेलेक्ट हुए तो उस समय आप कहाँ पर थे? सर, उस समय मैं घर पे ही था। अच्छा। और रिजल्ट का वेट कर रहे थे अप्रैल से, कब आए। अच्छा। तो मैं सो रहा था, शाम का समय था। ठीक है। तो मेरे बड़े मामा जी के भाई साहब है, उन्होंने कॉल किया कि आपका रिजल्ट आ गया है। अच्छा। तो मैंने बोला कि, उन्होंने पूछा कि क्या है आपके रोल नंबर। उनको मैं रोल नंबर नहीं बताऊंगा, आप पहले मुझे कट ऑफ दिखाइए। तो क्या कट ऑफ 186 के अबव गई है अपनी कैटेगरी की। तो मैंने बोला अब लिखो मेरा रोल नंबर। तो उन्होंने चेक किया मेरा रिजल्ट और उन्होंने बोल दिया तेरा तो हो गया, तेरे तो लंका पार पड़ गई। उनको बढ़िया है। फिर मम्मी पापा को बताया, सारे खुश हो गए। फिर वो बोलते हैं ना कि जमीन में पाव नहीं उछलते, हवा में चलता है। वो पहली बार फील किया था मैंने कि कैसे हवा में चलते हैं। एकदम प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि मेरे जनरेशन की पहली जॉब थी, मेरे ब्लड लाइन। अच्छा, आपकी पीढ़ी में आज तक कोई गवर्नमेंट सरकारी नौकर नहीं है? कोई नहीं आज तक। मैं पहले ही, मेरी ग्रेजुएशन भी पहले की है और जॉब भी मैंने पहले ही अचीव की है। तो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप कौन से जिले से हो? मैं सर सिरोही जिले से। सिरोही में कहाँ से हो आप? कालंद्री गाँव है। अच्छा, सिरोही के कालंद्री गाँव से आप संबंध रखते हो। ठीक है। आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा बताइए आप। सर, मेरे पिताजी का नाम श्री मोहन लाल जी है, वो सब्जी बेचते हैं। अच्छा। और मम्मी मेरी आंगनबाड़ी सहायिका है। ठीक है। और एक छोटा भाई और बहन और एक दादाजी है। अच्छा। 6 मेंबर है। 6 मेंबर है आप। अच्छा, फादर साहब आपके जो है सब्जी बेचने का कार्य करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आपने जो लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा किया है, जो है कोटा ओपन से आप बता रहे थे, तो ये डिप्लोमा के बारे में आपको कैसे पता चला कि भाई ये भी एक लाइब्रेरी साइंस का भी एक फील्ड होता है, क्षेत्र होता है? हमारे परिचित है एक जो सेक्रेटरी लगे हुए प्रशांत भैया। ठीक है। हम ऐसे ही क्रिकेट खेल रहे थे। अच्छा। की कंप्लीट हो चुकी थी और गर्मियों की छुट्टी थी, तो वो आए, क्या कर रहे हैं? तो मैं सर अभी BSc नर्सिंग कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ। तो फैमिली कंडीशन के हिसाब से नहीं कर पा रहा था, करेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने बोला कि अभी वैकेंसी आई है, सीटें खाली जाती है, डिप्लोमा कर दे।
तो उनके कहने पर मैंने डिप्लोमा कर दिया। फिर इसमें और आगे बढ़ता रहा, BLS किया और मैंने पूरा इसी फील्ड को मेरे समर्पित कर दिया। अब लगना है तो लाइब्रेरी साइंस में, अच्छा, बाकी सारा छोड़ दिया मैंने। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब ये RPSC सेकंड ग्रेड का एग्जाम देने से पहले कोई एग्जाम दिया आपने लाइब्रेरी साइंस का? सर मैंने KVS दिया है, KVS का दिया, MIS दिया है, अच्छा और राजस्थान थर्ड ग्रेड वाला भी दिया 2022 अच्छा, 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 तो काफी अनुभव हो गया था उन चीजों से। सबसे बड़ी बात ये होती है दोस्तों कि इन्होंने 2-3 एग्जाम दिए थे लेकिन जीवन में हार नहीं मानी। जिस तरीके से इन्होंने भी मेहनत की वैसा मेहनत मैंने भी की थी। हमारे पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे लेकिन कीर्तिपाल ने एक लक्ष्य को चुना था और वो लक्ष्य ये था कि आई वांट टू बी बिकम अ लाइब्रेरियन, कि मुझे लाइब्रेरियन बनना था। और आज जो लक्ष्य उन्होंने चुना था वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, स्टूडेंट अक्सर सोचते हैं कि सर हम तैयारी कैसे करें। तो मैं आपको बताऊं, आपसे जानना चाहता हूं कि आपने तैयारी शुरुआत में कैसे की थी, किस तरीके से आपने पढ़ा? सर मेरी तैयारी की शुरुआत पहले मैं RS के फाउंडेशन कोर्स में गया था। अनुप्रति से मेरा कोचिंग में हुआ सिलेक्शन। अच्छा, आप RS की तैयारी कर रहे थे? फिर डिप्लोमा चल रहा था लाइब्रेरियन में, ठीक है। फिर जैसे ही KVS वाली वैकेंसी आई, ठीक तो है, मैंने सोचा अब RS तो लंबी है, पहले फैमिली पहले प्री, फिर उसके बाद मेंस, फिर इंटरव्यू, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से मुझको पहले छोटी जॉब ले लेते कोई। बिल्कुल सर। KVS का मार्च में एग्जाम था, तो मैंने सोचा कि पहले KVS को कर लेते। फिर मार्केट में घूमा, बुक्स लाई, कोई मतलब नहीं निकला क्योंकि उसमें एकदम सारगर्भित कंटेंट नहीं मिला मुझे। फिर आपसे यूट्यूब पे देखा, अच्छा, फिर आपका बाइलिंगुअल कंटेंट पढ़ा, तो उससे मेरे को इंग्लिश और हिंदी में बढ़िया रहा। अच्छा, बाइलिंगुअल कंटेंट से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल गया था। तो कीर्तिपाल ने पहले KVS की तैयारी की थी। KVS हमारे यहाँ से कोर्स लेकर उन्होंने तरीके से, आप बता रहे थे आपने कितनी बार नोट्स बनाए थे हर टॉपिक के? मैंने सर आपके 3 बार नोट्स बनाए हैं। अच्छा, जितनी बार अपडेट करा उनको फाड़ कर वापस लिख कर वापस 3 बार, जब कोई भी वैकेंसी नहीं है। आपने KVS से बनाया, फिर आपने RPSC सेकंड ग्रेड में फिर से नोट्स बनाया आपने? फिर से बनाया, बीच में EMARS में भी बनाए थे। अच्छा, EMARS में बनाया था। उसका बेनिफिट क्या हुआ था? बार बार नोट्स, ये रहा है कि सर सारी को रिकॉल करने में एक फायदा रहता है और कौन सी चीज कौन से पेज पे लिखी हुई है वो पता रहता है अपने को, और एकदम फ्री माइंड, अपने दिमाग में हाथ से ही पता चला कि ये ऐसे है, इधर है, उधर है। अपने हाथों से लिखा हुआ कंटेंट आपको पता चलता है कौन सी जगह चीज पे कहाँ से लिखी है, और एकदम याद रहने में बहुत फायदा करता है। इसलिए मैं कई बार स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। ये बात जिस विद्यार्थी ने अपने दिमाग में बैठा ली है उसका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। आज आपके सामने कीर्तिपाल है, उन्होंने 2 एग्जाम पहले भी दिए थे लेकिन सफलता नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना लक्ष्य को छोड़ा नहीं और लगातार वो इसी फील्ड में जमे रहे और आज डायरेक्ट RPSC सेकंड ग्रेड में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो कीर्तिपाल, मैं एक बात और भी पूछना चाहता हूँ कि जब आप पढ़ते थे, तैयारी करते थे, तो आपका जो पढ़ने का तरीका क्या होता था? कितने घंटे आप फर्स्ट पेपर को देते थे, कितना टाइम सेकंड पेपर को देते थे? सर मेरा यही उद्देश्य था कि 50-50 दोनों को वेटेज दिया जाए, क्योंकि सर अभी के RPSC के माहौल को देखते हुए क्वालिफाइंग नेचर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। बिल्कुल, दोनों पेपर को अलग अलग क्वालिफाई करना। और पहले भी 2022 वाली थर्ड ग्रेड में ये मैं मुकाम ये हासिल पता लग गया था कि क्वालिफाई करना कितना मुश्किल है। जीके वाला क्वालिफाई नहीं हुआ था। अच्छा, 2022 वाले में बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बढ़िया रहा था, वरना उसी टाइम हो जाता। और EMARS में भी इंग्लिश क्वालिफाई नहीं हुआ, तो मैंने अब की बार जीके को ही पूरा फोकस किया। सब्जेक्ट का तो मैं कंटिन्यू, सब्जेक्ट का तो आप लंबे समय KVS से पढ़ रहे थे, KVS का वो सेम सिलेबस RPSC सेकंड ग्रेड में था। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कीर्तिपाल का कहना ये है कि इन्होंने जो टाइम मैनेजमेंट किया दोनों को बराबर है। ये अक्सर मैं ये कहता हूँ, अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे फर्स्ट पेपर, 4 घंटे सेकंड पेपर। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। दोनों पेपर के साथ में लेके चलोगे ना, तब जाकर आप फाइनल में सिलेक्शन होगा, नहीं तो फिर आप 2 गुना में सिलेक्शन होकर रह जाते हो। फिर आप अपने आप को कोसोगे कि भाई सर 4 सवाल से 10 सवाल से मैं रह जाता हूँ। तो आप पढ़ने का तरीका दोनों को सेम साथ में लेकर पढ़ते थे। और जब आप टेस्ट देते थे, जैसे मान लीजिए आपने किसी टॉपिक का टेस्ट दिया था, तो टेस्ट देते समय जो गलत हो जाते थे क्वेश्चंस, उनका क्या करते थे आप? सर अगर मान लो मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हो गए तो मैं उस टॉपिक को उठाता था, उसको वापस रीड करता था, कहाँ गलती होगी, क्या पढ़ने में गलती रहेगी या मैंने गलत याद कर दिया है, जो कुछ भी है उसको वापस करेक्ट करके वापस आंसर और MCQ से मिलाकर वापस पढ़ के वापस 2 बार टेस्ट देता था। हाँ, ये अक्सर होता है। मैं स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, मान लीजिए कोई आप 100 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो,
अगर एक सवाल आता है, जैसे कोई टॉपिक मान लीजिए ISBD टॉपिक है, कोई क्वेश्चन अगर वहां से गलत हो जाता है तो आप हाथों हाथ रजिस्टर खोल के उस टॉपिक का रिवीजन कर लेते हो ना, तो उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाता है और भविष्य में वो सवाल फिर से गलत नहीं होता। इस चीज को आप एग्री है या नहीं, है ना। और एक सवाल ये भी रहता है कि जब आप तैयारी कर रहे थे, हमारे बारे में कैसे पता चला आपको? सर आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म से ही पता लगा। ठीक है, फिर आपके 2-3 डेमो वगैरह देखे। अच्छा, यूट्यूब पे आपने मेरी डेमो क्लास देखी? फिर कुछ डिफरेंट लगा बाकी से। अच्छा, तो फिर आपका कोर्स परचेज किया। अच्छा, फिर 2 बार रिन्यू करवाया। अच्छा, एक कंटिन्यू रहे आपसे ही। चलो, ये बहुत अच्छी बात है कि सर आपने लगातार मतलब कंटिन्यूटी जो आपने इसको सब्जेक्ट से जुड़े रहे। और जो विद्यार्थी वर्तमान में लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरियन बनने की चाह रख रहे हैं, और जिनके पास अभी वर्तमान में CLS कर रहे हैं, बहुत सारे DLS भी कर रहे हैं, बहुत सारे BLS भी कर रहे हैं, जो नए विद्यार्थी आपके सामने हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहते हो? मैं न्यू स्टूडेंट को यही कहूँगा कि आप किसी एक गुरु या एक टीचर को अपने कंटेंट के साथ उसी के ऊपर फोकस करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। लाइब्रेरी साइंस फील्ड टेक्निकल है, उसको साथ बने रहे ना, आप उधर उधर भटके नहीं, एक ही फील्ड को बनाए रखें। हाँ, एक ही फील्ड से जुड़े रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट आपने बात ये की है कि बार बार आपने नोट्स बनाया, जिससे लिखने से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। ये सबसे बड़ी बात है। मैं आपके माध्यम से बच्चों को यही, हमारा आपको बुलाने का एक ही उद्देश्य था कि आपने जिस तरीके से मेहनत की है, उस संघर्ष जो किया है, उसकी कहानी आप खुद बच्चों को बताएं, जिससे क्या होता है, नया विद्यार्थी जो प्रेरित होता है। और मैं ये चाहता हूं कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपके और भी बहुत सारे सिरोही के विद्यार्थी जो आप लोगों आपके बारे में पता चलेगा, वो आपसे मिलना भी चाहेंगे, आपसे क्या बोलते हैं कि, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर स्टूडेंट से फ़ोन पे बात करूं, क्योंकि 6 घंटे की स्कूल होती है, फिर 1 घंटा आना, 1 घंटा जाना, 8 घंटे तो स्कूल हो गए, फिर 2 घंटे BLO की ड्यूटी, तो 8 और 2 10 घंटे तो ऐसे निकल जाते हैं। फिर 1 घंटा मैं खुद पढ़ता हूँ, फिर 1 घंटा स्टूडियो में पढ़ाता हूँ, तो दिन तो पूरा हो जाता है। तो सबसे मेरी बात नहीं होती है, लेकिन मेरी आपसे एक विशेष निवेदन ये रहेगा कि जो भी विद्यार्थी सिरोही जिले के आसपास है, अगर कोई आपसे बात करना चाहते हैं, अगर आपसे कोई जो है मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, तो आप उनसे जरूर मार्गदर्शन देना। सर मैं अवेलेबल हूँ, अभी भी मेरे साथी हैं, 10-15 जनों को मैंने वर्तमान आपसे डिप्लोमा या BLS करवा रहा हूँ। अच्छा, आपने कोर्स करने के लिए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि लाइब्रेरियन बनने के लिए कौन सा कोर्स करें। और मैं बोल रहा हूँ अवेयरनेस फैला रहा हूँ लाइब्रेरी साइंस फील्ड की। बिल्कुल सर, लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों को इस फील्ड के बारे में जागरूकता नहीं है। तो मेरा ऐसे विद्यार्थी जो हमारे मार्गदर्शन में पढ़े हैं, उनको बुलाने का एक ही उद्देश्य है कि ताकि नए विद्यार्थियों को पता चले कि किस तरीके से पढ़ा जाए और किस तरीके से उनको क्या कह सकते हैं कि जो बात है ना, उनको पता करे कि वास्तव सिलेबस को कैसे पूरा किया जाए, प्रैक्टिकल है जो कुछ भी है उसको बिल्कुल कैसे पूरा किया जाए। और एक जब आपको मेरे बारे में पता चला, आपने मेरे को फॉलो किया और आप लोगों ने आज ये सफलता प्राप्त की है, तो अभी हाल ही में आपको ज्वाइनिंग भी मिल गई है। तो आपको ज्वाइनिंग कहाँ मिली, कौन से स्कूल में मिली? मेरी सर स्कूल है PMC गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी जसवंतपुरा, जो जालोर। कौन सी जगह है? जसवंतपुरा, जालोर डिस्ट्रिक्ट में, जो सुंदा माता जो राजस्थान का फर्स्ट रोपवे है, हाँ। उसके नियर बाई है, 10 किलोमीटर। अच्छा, आपके घर से कितना दूर है? मेरे घर से 30 किलोमीटर है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत भाग्यशाली है कि घर से मात्र 25-30 किलोमीटर है, आराम से अप डाउन हो जाता है। और जब आप ज्वाइन करने गए वहाँ पर जो स्कूल के अंदर, तो लोगों को शायद पता नहीं होता इसके बारे में, सब लोग से वो आप बता रहे थे, वो क्या कहानी थी? मिसकंसेप्शन है कि उनका पे ग्रेड क्या है, अच्छा, क्या लेवल क्या है, और लाइब्रेरी उनको बस लाइब्रेरी को एक सीमित रखा है, उनको ये बताने की लाइब्रेरी क्या और अदर एक्टिविटी करवा सकता है जी, बच्चों को, और करियर गाइडेंस कर सकता है, उनकी स्किल डेवलप कर सकता है। बिल्कुल। और लोगों के जब आप पहली बार जब स्कूल गए थे, तब लोगों को पता चला कि यार 2nd ग्रेड लाइब्रेरियन भी एक टीचर के 2nd ग्रेड टीचर के बराबर पोस्ट होती है। ये उसे बाद में पता चला है ना? पता चला कि कितना पे ग्रेड, मैंने सब 4200, अच्छा 2nd ग्रेड टीचर के इक्विवेलेंट। 4200 ग्रेड पे सुनने के बाद है ना, जो लोग 2400 और 2800 ग्रेड पे जॉब करते हैं ना, उनको भी एक आश्चर्यचकित होता है कि अरे यार, 1 साल का डिप्लोमा में 4200 ग्रेड पे नौकरी मिलती है क्या? तो ये आश्चर्यचकित होता है। और मैं ये चाहता हूँ कि आपके माध्यम से और भी लोग जागरूक हो इस फील्ड पे, और ईश्वर बहुत जल्द सुनने वाला है कि बहुत जल्द लाइब्रेरी राजस्थान में लाइब्रेरियन में भी स्टाफिंग पैटर्न लागू होने वाला है। स्टाफिंग पैटर्न का मतलब होता है कि जो विद्यालय 1 से 12वीं स्कूल तक है, तो वहाँ पर एक पोस्ट अगर ये लाइब्रेरियन की देते हैं, तो वहाँ पर हजारों संख्या में वैकेंसी आने वाली हैं।
और सबसे बड़ी बात है कि आपने बाइलिंगुअल कंटेंट को आपने बहुत ज़्यादा हमारे बाइलिंगुअल कंटेंट आपने प्रशंसा की, और आपने बाइलिंगुअल कंटेंट से आपको जो है सब्जेक्ट को भी बहुत आसान बनाया था। उसके बाद जब फ्री होते थे, जब लगातार आप लगातार पढ़ रहे थे, जब फ्री होते थे, फ्री टाइम में क्या करते थे? मतलब आपकी हॉबी क्या थी? सर फ्री टाइम में तो वैसे मैं, मेरे एक मित्र है राधेश्याम सुशील यादव नाम से, जो EMRS में लग चुके थे। अच्छा, EMRS उनका सिलेक्शन हो गया था, तो फिर उनसे ही बात किया कर लेता कभी का फ्री टाइम में। वो कहाँ से है आपके जो मित्र हैं? उत्तर प्रदेश से है। अच्छा, उत्तर प्रदेश। उनका आप अच्छा फोन पे बात होती थी? तो उनसे अच्छा, वो आपको गाइड करते रहते थे? वो बोलते रहते कि तू पढ़ता रहे, हो जाएगा आराम से, कोई टेंशन लेनी, मैं बैठा हूँ, और कोई हेल्प चाहिए तो अच्छा, तो उसे कंटिन्यू। और वो भी एक मोटिवेशन मिलता था कि मेरा दोस्त लगा है जो साथ प्रिपरेशन कर रहे थे, हम भी लगेंगे। बिल्कुल ये होता है कि जब मैं भी तैयारी कर रहा था तो मेरे साथ भी जो है एक दो थे दोस्त, हम आपस में डिस्कशन करते थे। उसी तरीके से एक दूसरे से मोटिवेट, एक तो क्या होता है कि जब दो दोस्त तैयारी करते होते हैं और एक दोस्त सिलेक्शन हो जाता है ना, दूसरे के दोस्त में एकदम ईर्ष्या भावना हो जाती है, यार इसका कैसे हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। लेकिन आप हमेशा एक सकारात्मक रहे थे कि, और आपका दोस्त जो था वो नौकरी लगने के बाद भी आपसे बात करता रहा। कई बार क्या होता है आज के ज़माने में कि वो सिलेक्शन हो जाता है, वो अपने लाइफ में बिजी होता है, पूछता ही नहीं है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि आपका जो दोस्त, दोनों ने साथ में तैयारी की, आप EMRS में अंग्रेजी क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, उसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, वरना हमारे साथ में आपका भी दोनों का साथ हो जाता। अब लेकिन यही बोले कि आप राजस्थान में प्रॉपर अपना स्टेट मिल गया, बढ़िया है। देखो, मैं तो एक चीज मानता हूँ, जो होता अच्छा होता। मेरा 2016 में सिलेक्शन नहीं होता तो शायद आज मैं राजसमंद के जिले में होता, आपके साथ नहीं बैठा होता। मेरा KV के अंदर नहीं हुआ होता तो आसाम मिजोरम कहाँ होता, आपके साथ नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि जो तैयारी आप लगातार कर रहे हो और लगातार इस फील्ड से जुड़े हो तो आपको सफलता जरूर मिल जाती है, ठीक है। और जब आपने ये टाइम मैनेजमेंट भी किया था, आप जब सिलेबस पढ़ रहे थे तो लाइब्रेरी साइंस में 6 यूनिट होते हैं, कौन सी यूनिट आपको इजी लगती थी, कौन सा यूनिट सबसे ज्यादा भारी लगते थे, हार्ड लगते थे? वैसे तो सर मेरे लिए कोई हार्ड नहीं रहा था, क्योंकि मैं 4-3 साल से इसी के ऊपर फोकस कर दिया। बहुत लंबा टाइम है आपका। 2022 में KVS राजस्थान में आई थी, 2025 कम से कम 3 साल हो गए। 3 साल लगातार इस फील्ड से जुड़े रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लोग तो एक में सिलेक्शन नहीं होता तो वो छोड़ के दूसरे की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और आजकल लोग क्या है कि पदों की संख्या ज्यादा देखते हैं कि और इस वैकेंसी से पद ज्यादा आए हैं तो वहां पर हम तैयारी करें। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, RPSC सेकंड ग्रेड में 300 पद थे, मात्र 27,000 लोगों ने एग्जाम दिया था, और अन्य वैकेंसी में लाखों विद्यार्थी जो है बैठते हैं। तो आपने ये लक्ष्य जो चुना था, मुझे लाइब्रेरियन बनना था, आपको ये कॉन्फिडेंस कैसे आया था? सर जैसे मैंने 2019 में डिप्लोमा किया, ठीक है, फिर उसके बाद में KVS वाला अटेम्प्ट दिया, ठीक है, तो उसमें मेरे इंटरव्यू कॉल 2 नंबर से नहीं हुआ था। ओहो, सेम, बिल्कुल बिल्कुल, वहां से मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया था कि अब मैं लाइब्रेरी साइंस फील्ड में कहीं ना कहीं तो सेट हो जाऊंगा। बिल्कुल। KVS में इंटरव्यू रिटन एग्जाम में 2 नंबर की वजह से आप इंटरव्यू नहीं दे पाए थे, तो वहां से कॉन्फिडेंस आया था कि यार ऑल इंडिया में यहाँ तक मैं रिटर्न में पहुंच सकता हूँ तो राजस्थान में तो आराम से हो जाएगा। और उस टाइम भी जो था पेपर लीक हो गया था, उस वजह से, वरना उस टाइम हो जाता, लेकिन भाई किस्मत में जो लिखा था। लेकिन मैं क्या, जो होता अच्छा होता है, तो उसको एक सकारात्मक वे में आपने लिया कि अच्छा उस समय नहीं हुआ तो राजस्थान में आपको बढ़िया से हो गया था, अच्छी रैंक भी हो जाए। कौन सी रैंक आई थी आपके? मेरे 203 रैंक। 203 भी रैंक है 300 में, बहुत अच्छी बात है। और आपने लगातार जुड़े रहे, ये सबसे बड़ी बात होती है। और एक सवाल ये भी होता है कि जैसे आप तैयारी सेकंड ग्रेड बन गए, अब अगले 2-3 साल में आप और किसकी तैयारी करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं आप? सर अभी मैंने मास्टर फेल कर दिया है। अच्छा, एमलिप का एडमिशन ले लिया आपने? कहाँ से एमलिप कर रहे हो? मैं इग्नू से MLS कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट 5-6 साल में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर या RS सिविल सर्वेंट में। अच्छा, बिल्कुल। आप MLS करने के बाद सीधा आप नेट दीजिए, नेट निकालने के बाद आप कोशिश कीजिए कि बहुत जल्द राजस्थान में भी असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसी आएगी, उसकी तैयारी करो। और मैं तो ये चाहता हूँ कि 6 घंटे की स्कूल की ड्यूटी है, आपके पास बहुत सारा समय है, इस समय को और ज़्यादा यूटिलाइज करो। मैं ये चाहता हूँ कि जल्द आप असिस्टेंट लाइब्रेरियन बने और एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में आए ताकि और लोगों को और ज़्यादा मोटिवेट करें आप, ठीक है। और आपका एक सामान्य परिवार से आप बिलोंग करते हो, आपने हमें बताया था, ठीक है ना, क्योंकि जो विद्यार्थी सामान्य परिवार से रहता है और लंबे 19 से आप लगभग 19 से तैयारी कर रहे हो, 2019 से आप तैयारी कर रहे हो, 2-3 एग्जाम भी दिए, कुछ नंबर से आप रह नहीं पाए थे,
कहीं ना कहीं जो है लंबे समय से आप तैयारी करते हो, सामान्य परिवार से होते हो, एक जिम्मेदारी भी बनती है, आप सबसे घर में बड़े हो कि यार मुझे कमाना भी है, शादी करनी भी है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती थी। फिर भी वो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिलाता था कि नहीं मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, 10 घंटे पढ़ता था। आप प्रॉपर कितने घंटे पढ़ते थे? सर मेरी पारिवारिक स्थिति के कारण मुझे जॉब लगना जरूरी था जी, और ये कहीं ना कहीं आपको अंदर से अंदर मोटिवेट कर रहा था। और मेरे परिवार में और कजिन में किसी के जॉब नहीं थी। ठीक है, सब ये मजदूरी का ही काम करते हैं नॉर्मल। मेरी प्राथमिक शिक्षा में ननियाल से हुई थी। अच्छा। तो मेरे मामा जी एक टीचर लगे हुए, एक बड़े मामा जी है, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट में है, तो उन्होंने ही मुझे पढ़ाया आगे, और अभी तक भी है, यहाँ तक से आपके समक्ष बैठा हूँ, उन्हीं की बदौलत यहाँ पे हूँ। बहुत मामा जी का बहुत सपोर्ट रहा है। मैं एहसानमंद रहूंगा जिंदगी भर कि उनका मतलब माता पिता के समक्ष ही उन्होंने भी एक कर्ज है जो उनका सहयोग है वो रहा है मेरे ऊपर, चाहे रात को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनका ही सहयोग रहा है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक जब सामान्य परिवार का जो विद्यार्थी होता है और वो संघर्ष कर रहा होता है, तो उस समय अगर कोई व्यक्ति, चाहे रिलेटिव हो चाहे कोई दोस्त हो, अगर उसको मोटिवेट करता है या उसको सपोर्ट करता है, तो कहीं ना कहीं वो आप लोगों के लिए एक आइडियल बन जाता है, आदर्श बन जाता है। तो इस कहानी के अंदर आपके आदर्श आपके मामा जी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये पॉडकास्ट आपके मामा जी देख रहे हैं तो आपको मामा जी को मेरी तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने भांजे के अंदर जो कैपेसिटी, जो पढ़ने की कैपेसिटी को आपने ऑब्जर्व किया है, आपने सपोर्ट किया। मैं चाहता हूं कि इस कहानी को सुनकर और भी लोग, आसपास लोग और भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी एक अच्छा सपोर्ट मिले ताकि वो जल्द से जल्द सिलेक्शन हो सके। अब तो आपको उस समय पहले तो लाइब्रेरी साइंस के कंटेंट में लोगों को पता ही नहीं था, अब तो सारे लोगों को कंटेंट पता चलता है और सारी चीज़ें सीख भी रहे हैं कैसे तैयारी करना है। और आप लोगों ने जितनी लंबी तैयारी की थी, रिवीजन भी बार बार करते थे, डेली आप पढ़ते थे, नोट्स भी आप लोगों ने बनाए थे, और आप अपना जो सपना देख रहे हैं, आप हमारे बारे में क्या सोचते हो? सर मैं सुमेर सर और अपने ऑनलाइन स्कूल इंडिया फिल्म का यही सबसे बेनिफिट तो यही है, बांग्ला लैंग्वेज कंटेंट। और जैसे जैसे पेपर होते हैं करंट के अपडेट से, जैसे कि नेट जेआरएफ हो रहा है किसी अदर स्टेट में हो रहे हैं, मिजोरम, असम, तो वो सर आप क्वेश्चन ला के वहां से उठा के कौन से अपडेट हो रहे नहीं हो, तो आप अपडेट करवा रहे हो, एमसीक्यू करवा रहे हो, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। भाई इससे क्या होता है कि जैसे कोई अभी रिसेंटली में कोई पेपर हुआ, उस पेपर को मैं एनालिसिस करता हूँ, उससे मुझे लगता है कि इस टॉपिक से सवाल बहुत नया सवाल है, तो वो जब भी मैं वापस अपडेट पढ़ाता हूँ तो उसमें वो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के अंदर अपडेट करते हैं, मैं डाल देता हूँ, ताकि स्टूडेंट को दिमाग में रहता है कि अरे यार इस टॉपिक से ऐसा भी सवाल बन सकता है। और सर स्टूडेंट को ज्यादा टाइम उधर उधर सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पर सर्च करने में वेस्ट नहीं करना पड़ता है। हाँ, उसको समय बच जाता है स्टूडेंट का, एक ही जगह पर उसको सारी चीजें पता चल जाता। नहीं तो फिर वो सोचता है कि मैं इधर पढ़ूं, उधर जाऊं। एक लक्ष्य को लेकर एक ही जगह पर आप तैयारी करते हो तो कहने को सारे अपने प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है, पीडीएफ वगैरह सारी चीजें मिल जाती है। तो एग्जाम के टाइम से पहले जो करंट के भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके भी पीडीएफ अपलोड कर देते हो। हाँ, करंट अफेयर का मैं एग्जाम से महीने भर पहले पढ़ा देता हूँ। उससे था कि कोई एक सवाल आया था, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आया था, किसी का प्रेसिडेंट पूछ लेते, हाँ कई बार, तो एलआईएस करंट अफेयर से भी अपडेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में कीर्तिपाल जी सिरोही जिले से हैं, एक छोटे से गांव से हैं, और लगातार ये प्रयास कर रहे थे, एक सामान्य परिवार से थे। आज इन्होंने जो है सफलता प्राप्त की है, तो इस सफलता पर मैं उनको बधाई देता हूँ फिर से एक बार पुनः। और मैं ये चाहता हूँ कि कीर्तिपाल जी, आप आने वाले समय में और भी जो नए विद्यार्थी हैं या जो लाइब्रेरी साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको जरूर मार्गदर्शन दें। नहीं सर, ठीक है ना, और हमेशा मार्गदर्शन देते रहे, क्योंकि ज्ञान जो होता है बांटने से बढ़ता है, क्योंकि लोग इसमें कम अवेयर है। और मेरा आपका पॉडकास्ट बनाने का एक ही उद्देश्य है ताकि लोग इस फील्ड के बारे में जाने, और आपने जो जिस तरीके से मेहनत की उसके बारे में जाने। तो बहुत जल्द हम और भी ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों से मुलाकात आपको करवाएंगे, जिन्होंने किस तरीके से सफलता प्राप्त की है, अपनी संघर्ष की कहानी खुद आकर बताएंगे ताकि आपको पता चले। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद कीर्तिपाल जी, आपका स्वागत है, थैंक यू।